फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्नेह ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको भूगोल यानी कि ज्योग्राफी टर्म 2 सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, जो आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसमें जलवायु और बहुत सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जो 4 चैप्टर्स हैं, उसके बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक ज़रूर देखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 11th भूगोल टर्म 2 सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए जलवायु सबसे पहला चैप्टर है जलवायु। तो देखिए, इसका ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तर लिखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून नोट कीजिए। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण क्या होता है? जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है। होने का कारण क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून। नोट कीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? उत्तर देखिए, कोरोमंडल तट पर। कहाँ पाई जाती है एएस प्रकार की? कोरोमंडल तट। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनवा नंबर प्रश्न देखिए, मानसून प्रस्फोट से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, मानसून प्रस्फोट से हम यह समझते हैं कि उत्तर मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। तब पहली बारिश में अक्सर तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली का कड़क के साथ आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना मानसून प्रस्फोट कहलाता है। ठीक ना? इसमें क्या होता है? प्रचंड गर्जन चालू हो जाता है, बिजली कड़कने लगता है और आर्द्रता भरी क्या होता है? पवनें अचानक चलने लगती है। तो क्या होता है? मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून का फट जाना, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम यानी कि मेघालय में होता है। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। आगे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं? किसी एक मौसम का दशाओं की सविस्तर वर्णन यानी कि व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लीजिए। भारत की जलवायुवी दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्षा को निम्न 4 ऋतुओं में बांटते हैं। सबसे पहला ऋतु देखिए, शीत ऋतु। दूसरा नंबर है ग्रीष्म ऋतु। तीसरा नंबर है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। और चौथा नंबर है मानसून के निवर्तन की ऋतु। ठीक ना? इन 4 ऋतुओं में से आपको सर्वोत्तर आपको क्या करना है? वर्णन करना को कह रहा है, यानी कि इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, हमने ग्रीष्म ऋतु पे आपको लिख दिए हुए हैं। आप चाहें किसी पे भी लिख सकते हैं, शीत ऋतु पे भी लिख सकते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून पे भी लिख सकते हैं, या मानसून के निवर्तन की भी ऋतु पर लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमने ग्रीष्म ऋतु पे लिख दिए हैं। देखिए क्या लिखे हैं इसमें, आप लिख लीजिएगा। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भाग में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। कब कब? अप्रैल, मई, जून। ठीक ना? ये 3 महीना क्या होती है? भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ठीक ना? मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। कहाँ पे? दक्कन का पठार कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। और सामान्य ताप अधिकांश में कितना होता है? 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। नोट कीजिए, हो जाता है।
मई में ताप की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है। दक्षिण भारत की प्रायद्वीप स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। नोट कीजिए। आगे देखिए, गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कम नीचे होती है। ठीक ना, इससे कम तो नहीं होता, कितना 26 डिग्री से नीचे तो कम नहीं होता, तापमान ऊपर की ओर बढ़ते जाती है दैनिक तापमान। ठीक ना, और न्यूनतम कितनी रहती है तो 26 डिग्री सेल्सियस। 5वां नंबर देखिए, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है तो 3 से चौथे। ठीक ना, 3 चौथाई याद कीजिए, नोट कीजिए इसे। 3 चौथाई क्या होते हैं, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 6ठा नंबर देखिए, भारत में 2 जगहों के नाम बताएं जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर देखिए, भारत में 2 जगहों के नाम निम्न है जहां पर अधिक वर्षा होती है। क्या क्या है, एक है मासिनराम और एक चेरापूंजी। मासिनराम कहाँ पे है, मेघालय में। ठीक है, और चेरापूंजी भी कहाँ है, ये भी मेघालय में स्थित है। दोनों जगह में क्या है, सबसे ज़्यादा बोला जाएगा तो मासिनराम मेघालय मारिएगा, यानी कि आप लिखिएगा। उसके बाद चेरापूंजी नोट कीजिए, और दोनों कहाँ स्थित है तो मेघालय में। 7वां नंबर देखिए क्वेश्चन, भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं या कौन से हैं, बताइए कौन से हैं जो भारत मौसम को तंत्र को जो प्रभावित करते हैं, उसके 3 कारक को लिखिए। तो देखिए, भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार से हैं, निम्न है। ठीक ना, डैश दीजिएगा, लिखिएगा। सबसे पहला, वायु दाब एवं पवनों को धरातल पर वितरण। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रण करने वाले कारकों एवं विभिन्न संस्थितियों की अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायुमंडल। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, शीतकाल में पश्चिमी पच्छाभों तथा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्णकटिबंधीय आपदाओं की भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दिशाएं। नोट कीजिए। 8वां नंबर देखिए, कौन सी वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। उत्तर है संतृप्त हवा। यह क्या करती है, वायु की उस दशा को दर्शाती है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होता है। नोट कीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा संतृप्त हवा। अब देखिए, दूसरा चैप्टर है मृदा। मृदा का बहुत सारे VVI जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण, ठीक ना, उसे मैं करने वाला हूँ। तो देखिए 9वां नंबर, रेगुर मृदा किस मिट्टी के दूसरा नाम से जाना जाता है, तो बताइए। काली मृदा, यही है क्या है, रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, क्या है, काली मृदा। नोट कीजिए। 10वां नंबर देखिए, मृदा क्या है, चलिए देख लेते हैं क्या है। उत्तर देखिए, मृदा भूतल आवरण का एक ऐसा पदार्थ है जो द्रवीभूत नहीं हुआ है और उसमें जीवन के पोषण की क्षमता होती है। यह क्या होती है, जीवन की पोषण की क्षमता होती है, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा। दूसरे शब्दों में मृदा सेल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होता है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होता है। नोट कीजिए, बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है, यह भारत में कहाँ पाई जाती है। उत्तर देखिए, जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी कौन सा मिट्टी होता है, जो मिट्टी को नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है प्रति वर्ष, उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। देखिए आगे, इस मिट्टी में फास्फोरस एवं ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है। कृषि के लिए मतलब उपयुक्त है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जलोढ़ मिट्टी में अगर आप उगाइएगा कोई भी फसल को तो बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही उपयुक्त माना जाता है कृषि के लिए।
आगे देखिए, भारत में यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम में के क्षेत्र में या भाग में पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के उत्तरी भाग में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम के कुछ भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखें। जो मृदा का जो कैसे आप संरक्षण कीजिएगा उसकी आपको 3 को उपाय को लिखने को कह रहा है। तो देखिए उत्तर, मृदा संरक्षण के 3 उपाय निम्न हैं, लिख के डैश दीजिएगा। पहला नंबर लिखिएगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ पौधे यानी कि वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती करके, जहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे क्या कीजिएगा? सीढ़ीनुमा खेती करके। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, मिश्रित कृषि को बढ़ावा देकर। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में हमने लिखा दिए। देखिए अब 13वां नंबर का प्रश्न, लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है? उत्तर देखिए, लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। नोट कीजिए, बहुत ही सरल भाषा में लिखा दिए। 14वां नंबर का प्रश्न देखिए, लाल मृदा के विशेषताओं का वर्णन करें। चलिए, लाल मिट्टी की जो है तो उसकी विशेषता क्या क्या है उसका वर्णन करने को कह रहा है। तो उत्तर देखिए, लाल मृदा की विशेषताएं निम्न हैं। पहला नंबर लिखिएगा, लाल मृदा का रंग सामान्यतः लाल होता है। लाल मृदा का लाल रंग कैसा होगा? लाल ही होगा। लाल मृदा का रंग भूरा, चॉकलेटी तथा पीलापन भी होता है। क्या क्या रंग होता है? और इसके अलावा लाल के अलावा भूरा भी होता है, चॉकलेटी भी होता है या पीलापन भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह मृदा दोमट होती है। क्या होती है? दोमट होती है, जो कि अत्यधिक मोटे कणों से मिलकर बने होते हैं या निर्मित होते हैं। नोट कीजिए। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इस मृदा में फास्फोरस, जैव तथा नाइट्रोजन पदार्थ की कमी होती है, परंतु यह पोटाश से संपन्न होती है। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सरल भाषा में हमने लिखा दिए। आगे का क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं इस समस्या से निपटने के उपाय बताएं। मृदा जो अपरदन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है एवं इस समस्या से निपटाना के उपाय भी बताइए, यानी कि इसका निवारण कैसे करेंगे, उपाय भी आपको लिखने को कह रहा है। तो देखिए उत्तर, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला नंबर लिखिएगा, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई। हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ पौधे को अंधाधुंध कटाई करने लगते हैं, जिस कारण से क्या होता है? मृदा अपरदन होता है ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा नंबर में अत्यधिक पशुचारण, ज़्यादा से ज़्यादा पशु को चराने से होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, वनों में आग लगना, अचानक कहीं वनों में आग लग जाता है। चौथा में लिखिएगा, बाढ़ एवं आंधियाँ। बाढ़ एवं आंधियाँ कुछ हद तक क्या करती है? मृदा अपरदन को प्रभावित करती है। पाँचवा में लिखिएगा, एक ही तरह के फसल लगाना। एक ही तरह के फसल लगाने से भी क्या होता है? मृदा की हानि होती है, यानी कि मृदा की अपरदन होता है। आगे देखिए, मृदा अपरदन की समस्या क्या हो सकते हैं? इसकी समस्या, मृदा अपरदन से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घट जाती है। इसमें क्या होता है? मृदा की बहुत ही उपजाऊ क्षमता क्या घट जाती है, बहुत ही कम रह जाती है, जिससे फसल ना के बराबर होती है, जिससे ना तो फसल किया जा सकता है और ना ही इसका किसी अन्य चीज़ का ही लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा लिखिएगा, मृदा अपरदन से कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर मृदा खराब हो गया या फिर उसमें बहुत कम ऊर्जा क्षमता रहेगी तो क्या हो जाएगी? कृषि बहुत ही प्रभावित करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके रोकथाम के उपाय। पहला नंबर में लिखिएगा, वृक्षारोपण। इसकी रोकथाम के उपाय क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो वृक्षारोपण, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पेड़ पौधा लगाने पड़ेंगे। दूसरा लिखिएगा, अति पशुचारण को रोककर, बहुत सारे क्या है पशुचारक को रोक लीजिएगा। तीसरा नंबर में लिखिएगा, पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती करके। चौथा पॉइंट लिखिएगा, मिश्रित कृषि को बढ़ावा देकर। ठीक ना? चलिए नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
16वां नंबर का प्रश्न देखिए, काली मिट्टी किसे कहते हैं, इसके निर्माण एवं विशेषता का वर्णन करें। उत्तर देखिए, काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह दक्कन ट्रेप की लावा चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है और इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। इसमें क्या होती है, कपास की खेती ज़्यादा होती है। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कपास की खेती सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में, ठीक ना। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नोट कीजिएगा। अब देखिए निर्माण लिख के डैश दीजिएगा। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल्ट चट्टान के निर्माण होने से हुई, ठीक ना। बेसाल्ट के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेंगोड़ कहा जाता है। केरल में काली मिट्टी को साली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साली, ठीक ना। कहाँ पे, केरल में काली मिट्टी को क्या जाता जाता है, साली। नोट कीजिए। अब देखिए इसकी क्या क्या विशेषता होती है, विशेषता लिख के डैश दीजिएगा। 1 नंबर लिखिएगा, काली मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है, ठीक ना। दूसरा नंबर में लिखिएगा, काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। नोट कीजिएगा। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, काली मिट्टी में नमी को रोक कर रखने की प्रचुर शक्ति होती है। यह क्या कर सकती है, नमी को रोक लेती है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपा हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। ये सूखने पे क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती है। अब देखिए और एक चैप्टर है, नया चैप्टर, खनिज एवं सेल। इसका भी जितने भी सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताने वाला हूँ। देखिए 17 नंबर, सबसे कठोरतम खनिज क्या है, हीरा। सबसे कठोरतम खनिज क्या है, हीरा है। 18वां नंबर देखिए, सेल से आप क्या समझते हैं, सेल के 3 प्रमुख वर्गों के नाम बताइए। तो आप सेल से क्या समझते हैं उसको लिखना है और इसके 3 सेल कितने प्रकार के होते हैं इसको भी आपको लिखने को कह रहा है। तो देखिए उत्तर, पृथ्वी की भूपट्टी चट्टानों से बनी है, यानी कि पृथ्वी का जो है ना पट्टी है या भूपट्टी बोलिए, वो क्या है, चट्टानों से निर्मित हुई है, यानी कि चट्टानों से बनी हुई है। चट्टान का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। चट्टानें कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। चट्टानें क्या हो सकती है, कठोर हो सकती है या नरम भी हो सकती है और विभिन्न रंगों की हो सकती है। जैसे ग्रेनाइट कठोर तथा सोपस्टोन नरम है। जैसे ग्रेनाइट क्या होता है, कठोर होता है और इसमें सोपस्टोन क्या होता है, बहुत ही नरम होता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संघटक नहीं होता है। सेलों में सामान्य पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डस्पर तथा कार्डिस हैं। सेलों को निर्मित पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है अग्नेय सेल यानी कि अग्नेय चट्टान। दूसरा नंबर में अवसादी सेल यानी कि अवसादी चट्टान। सेल को क्या कहते हैं, चट्टान, ठीक ना। तीसरा नंबर में है कायांतरिक सेल यानी कि चट्टान। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, आगे का चैप्टर है वायुमंडल एवं संगठन तथा संरचना, ठीक ना। क्या है, वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। इसका जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए 19वां नंबर, कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। उत्तर देखिए नाइट्रोजन। कौन से सबसे ज़्यादा वायुमंडल में मौजूद है, तो नाइट्रोजन। कितना परसेंट है पूछा जाएगा, तो कितना, 78.8%। नोट कीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। अब देखिए 20वां नंबर का, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो 120 किलोमीटर में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। आगे का देखिए क्वेश्चन 21वां नंबर का,
वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है? विभिन्न प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के गैस का क्या है? मिश्रण होता है, और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए हैं। इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसों जैसे ऑक्सीजन तथा पौधे को के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक ना? इसमें क्या होता है? मनुष्य के लिए ऑक्सीजन और पेड़ पौधे के लिए क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसकी कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। कितनी किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है? तो 32, ठीक ना? 99% पृथ्वी की सतह से 32 यानी कि 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होता है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 22वां नंबर देखिए क्वेश्चन, मौसम एवं जलवायु के तत्वों कौन कौन से हैं? लिखें। देखिए उत्तर, मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व निम्न हैं, डैश दीजिएगा। सबसे पहला लिखिएगा तापमान। तापमान मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व हैं। ये क्या है? इसके मुख्य तत्व हैं। दूसरा नंबर में लिखिएगा दाब। वायुमंडल के निचले भाग से वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा हवा। हवा का बहाव भी मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। नोट कीजिएगा। चौथा नंबर लिखिएगा आर्द्रता। बादल और वर्षण मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व होते हैं। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए 23वां नंबर का, वायुमंडल के सभी संस्तरों में क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक ना? तो उत्तर देखिए, क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे पास का संस्तर है। क्या है ये? पृथ्वी के सबसे पास का संस्तर है। इसमें अन्य गैसों के साथ धूलकण तथा जलवाष्प भी पाए जाते हैं। धूलकणों के चारों ओर जलवाष्प के संघनित होने से मेघों का निर्माण होता है। क्या होते हैं? संघनित हो जाते हैं धूलकणों, और जलवाष्प संघनित होकर क्या करते हैं? बादलों का निर्माण करते हैं। तथा जलवाष्प पृथ्वी को अधिक गर्म या अधिक ठंडा होने से बचाते हैं। तथा ये क्या करते हैं? जलवाष्प पृथ्वी को अधिक गर्म या अधिक ठंडा होने से बचाते भी हैं। साथ ही संस्तर में सभी मौसमी परिवर्तन तथा जैविक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। नोट कीजिएगा, इन्हीं सब कारणों से यह संस्तर अन्य सभी संस्तरों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं या फिर हैं। तो नोट कीजिए, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बारे में पढ़ लिए, बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किए। तो अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो सारे जाके क्वेश्चन सब देख लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको लिखा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक अवश्य जरूर करें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा आपको। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।